नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस के 75 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप आज का ये 75 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी क्लियर किया था तो मेरा भी सोशल साइंस में उतना नंबर आया और आपका भी आएगा। तो सबसे पहले आज ये पूरा क्वेश्चन को क्लियर करो और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और सभी लोग जो है ना, आपको जो क्वेश्चन याद होगा वो सबका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था। ठीक है, विद्यार्थियों को या फिर सैनिकों को या फिर फ्रांसीसी नागरिकों को या फिर चीनी नागरिकों को। तो हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आप जवाब दीजिएगा। तो आप लोग जवाब में ये बताइएगा कि सर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को, यानी कि हिंद चीन में जो लोग रहते थे ना उसे कहा जाता था कोलोन। ठीक है, कोलोन किसे कहा जाता था, तो जो हिंद चीन में रहते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। ये आपको 100% याद होना चाहिए। सब लोग एक बार बोल दो 81 81 81। सब बोल दिए जी सर, सब बोल दिए। चलिए 81 करेक्ट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया। आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण में है ना, निम्न में से किसका जो था ना संबंध नहीं है। अब देखिएगा, बिस्मार्क का, मेजनी का, काफूर को या फिर गैरिबाल्डी का। अब कौन ऐसा इसमें व्यक्ति है जिनका जो है इटली के एकीकरण से कोई संबंध नहीं है। क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। पहले आपके जवाब का इंतजार करते हैं और देखते हैं आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। इटली के एकीकरण में जो थे कौन नहीं थे। तो सबसे पहली चीज अब आपको बताते हैं कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क जो थे ना वो नहीं थे, क्योंकि बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और यह इटली के एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, यानी ये रोकता था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में जो विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो बिस्मार्क था। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। तो आप 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लीजिए। तो फटाफट एक बार ऑप्शन 2 का ये बोल दीजिए सब लोग। चलिए फटाफट बोल दीजिए। चलिए बोल दिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत अच्छी तरीका से जवाब दे रहे हो। अगला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। युद्ध और शांति है ना, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा था। ठीक है, युद्ध और शांति किसने लिखा था। प्लेखानो या फिर टॉल्स्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स या फिर तुर्गेनेव। तो युद्ध और शांति कौन लिखा भाई। तो बता दो तेरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग थोड़ा बता दो, तब मैं जानूंगा को आपको ये क्वेश्चन याद था। तो आप लोग 3 का क्या जवाब दीजिएगा। तो आप ये जवाब दीजिएगा कि सर टॉल्स्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, टॉल्स्टॉय हो जाएगा। और सब लोग 3 का एक बार बी बोल दो। शुरुआती पॉइंट है, अंतिम पॉइंट तक जाना है और सारे क्वेश्चन को यहीं पे रट लेना है। एक रियलिटी आपको बताता हूं, अगर आप सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे ना तो आपका 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, हम भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो युद्ध और शांति क्या याद रखिएगा जी। तो युद्ध और शांति टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व व्यापारी है ना आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, यानी कि विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आया था। 1914 ईस्वी में या फिर 1922 में या फिर 1929 में या फिर 1925 ईस्वी में। सब लोग एक बार बता दीजिए कि विश्व आर्थिक संकट जो था किस वर्ष आया था, यानी किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं कि आपका 4 का करेक्ट आंसर क्या आता है। तो बताइए फटाफट 4 का करेक्ट आंसर। तो सब लोग गलती मत बोलो, सब लोग एक तरह से बोलो, सब लोग एक तरह से बोलो। ऑप्शन सी यानी 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा भाई 1929 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक संकट जो है ना आया था। ठीक है, इसका आरंभ हुआ था, इसी से शुरू हुआ था। और ये जो था ना पूरे विश्व के देश भर के लिए बहुत खतरनाक सीजन था 1929, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे दोस्तों आ गया क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
ठीक है, 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, जवाब दीजिए। तो पहले आप जवाब दे दीजिए, तब मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो सब लोग फटाफट कमेंट में बोल दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद कर लीजिए भाई साहब कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो 1920 ईस्वी में हुआ था। सब लोग कमेंट में एक बार बोल दो 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने करेक्ट आंसर बताया 1920। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे भाई जी क्वेश्चन आ गया, अगला ये क्वेश्चन आ गया कि भारतीय, ठीक है ना, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के, है ना, कौन जो गवर्नर जनरल है वो विख्यात है। जवाब दीजिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है कि भारतीय समाचार जो पत्र है, जो समाचार पत्र है, तो उनके जो मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। तो आपको अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है तो आज और अभी यहां पर याद कर लो। और सबसे बड़ी चीज ये आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विश्वास ना होना जी तो जा करके देख लेना, 2021 के प्रथम पाली के 6 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, जाके देख लेना। तो 6 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपने क्या जवाब दिया, तो आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं ABCD, भाई कुछ नहीं, सबसे पहले ये याद कर लो ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटोफाफ, ठीक है ना, मेटकाफ, मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। याद रहेगा जी, नाम याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको बता देता हूँ, चार्ल्स मेटकाफ जो थे वो भारतीय समापत्र में के जो थे ना सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध थे, याद आपको होना चाहिए। ये 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अगला आपसे भाई जी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान जो है चुना था, बंबई या फिर दांडी या फिर सूरत या फिर दिल्ली। जवाब दीजिए, ये तो करेक्ट आंसर आप जानते हो, इसका करेक्ट आंसर आप जानते हो। मैं बोलूंगा कैसे, क्योंकि तुमने पढ़ा है साबरमती आश्रम से कहाँ पे गए थे, समुद्र के तट पर दांडी गए थे, ठीक है। तो सब लोग बताइए जल्दी से, फटाक से बता दीजिए 7 का करेक्ट आंसर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम भी बोलेंगे जी सर याद कर लो। 7 का जी क्या याद कीजिएगा, ऑप्शन बी याद कीजिएगा, और तब तक ऑप्शन बी याद कीजिएगा जब तक 7 का बी ना आ जाए। यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान को चुना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भाई जी तैयार है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ये क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा तब आपका भलाई होगा, नहीं रटिएगा बहुत मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आने वाला है। डायरेक्ट ये आ जाएगा 2021 से संपर्क हो जाएगा डायरेक्ट 2026 में। और अगर आप ये लाइव क्लास देख रहे हो ना, अगर ये क्लियर कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक भी क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी दे करके कह सकता हूँ। पहले आप लगातार 5-10 दिन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, लाइव क्लास पूरा कंफर्म टू कंफर्म कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक को छूइएगा, आपको छूते मतर याद हो जाएगा। तो याद कर लीजिए बंगाल विभाजन, भाई लोग आप लोग कमेंट में बता दिया कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। 1905 मैंने बता दिया 1905 ईस्वी में, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था जी, 1905 ईस्वी में हुआ था। 8 का सी याद कर लीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन तैयार है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, 1757, 1764, 1786 या फिर 1857 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आप यहाँ रट लो कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए जिनको ये याद नहीं है, आप ABCD अंदाजिए शॉर्ट मारिएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना है, ठीक है, आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे गोल घर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। सब लोग एक बार ऑप्शन सी बोल दीजिए 9 का, तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी। और 1786 ईस्वी में जो है गोल घर का निर्माण किया गया था। और गोल घर का जो निर्माण है ना, वो भाई अनाज रखने के लिए किया गया था, और गोल घर जो है पटना में है। ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैं तो कह दिया याद कर लो, बट आपको याद होना चाहिए।
चलिए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, उड़ीसा में है या फिर झारखंड में है या फिर मध्य प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है, इसके लिए मैं आपको समय दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउरकेला, ठीक है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, 10 का करेक्ट आंसर जवाब दीजिए। तो राउरकेला जो है ना, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। कहाँ पर है से, उड़ीसा में है, याद होना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए जी, 10 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है क्योंकि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप जितना बार रटिएगा उतना कम है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका फर्स्ट पाली हो चाहे आपका सेकेंड पाली हो। ध्यान दीजिएगा भाई, अगला क्वेश्चन दोनों में से एक में कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, युद्ध और शांति या फिर दास कैपिटल या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर बी और सी दोनों। चलिए एक बार जवाब दे दीजिए कि कार्ल मार्क्स जो थे ना कौन कौन से पुस्तक लिखे थे। तो जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए। 11 का क्या बताइएगा आप लोग का कमेंट का इंतजार है, बट आप जो है ना सही तरीके से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपने सही तरीका से क्या बताया, तो आपने ये बताया कि सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, ऐसा अगर आप बताइएगा ना तो आपके एग्जाम में जो है सारा क्वेश्चन लड़ेगा और आप वहां पर भी जाकर के लगातार सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आपका जो बताने का जो तरीका है ना, बताने का जो नजरिया है वो साबित कर दे रहा है कि आपको कितना याद है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका दास कैपिटल हो जाएगा कार्ल मार्क्स, और कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर बात करें तो ये भी है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। भाई याद कर लेना, ये आपका जो है अंतिम प्रहार समझो और ये याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे 12 नंबर पूछेगा कि भारत में महिलाओं के लिए, ठीक है, 50% प्रतिशत की आरक्षण जो है व्यवस्था किस संस्था में है। यानी भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण इसमें से कहाँ पर दिया गया है, क्या लोकसभा में है या फिर राज्यसभा में है या फिर पंचायती राज व्यवस्था में है या फिर राज्य विधानसभा में है। जवाब दीजिएगा, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बताएंगे कि सर पंचायती राज व्यवस्था होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा जी कि 12 का सी नहीं होगा। आप लोग याद कर लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था, क्या याद कीजिएगा जी, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है, यानी 50% महिला जो इसमें काम कर सकती है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है ना, राजस्थान से हुआ था भाई, ये याद रख लेना। कुछ नहीं याद रखना लेकिन राजस्थान याद कर लेना, राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा भाई, राजस्थान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखिएगा कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा भाई, एक बार बता दीजिए। तो क्या जवाब दीजिएगा, 13 का करेक्ट आंसर आप लोग एक बार जवाब दीजिए। तो सब बोल रहे हैं ऑप्शन बी 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 बी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज पता है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। आप 13 का भी बताए हो जी, 13 का भी बताए हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही धमाल मचाते चलो और सब लोग जो है 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लो। नहीं याद था भाई, याद कर लो कि जो हमारे है ना ग्राम पंचायत के जो वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। और हमारे भारत में भी होता है ना लोकतांत्रिक जो नेता उता हो गया सब 5 साल पर चेंज होता है, देखते हो ना जी, देखते हो। यहाँ जवाब दीजिएगा कि भारत में राजनीतिक दलों का जो चुनाव है वो चिन्ह कौन जो है आवंटित जो है करता है, दल, नेता या फिर भारत का संविधान या फिर भारत सरकार या फिर चुनाव आयोग। जैसे मान लीजिए हमें नेता में ठहरा होना है, तो नेता में ठहरा होने के लिए अगर हम जाएंगे ना तो हमें कोई भी चिन्ह, यानी कि बैगन हो गया, कलम हो गया, कापी हो गया, ये सब छाप देता है ना। तो वो सब छाप कौन देता है, कौन कहता है जाओ तोरा बैगन छाप हो गया, जाओ तोरा ये आपका हेलीकॉप्टर छाप हो गया, तो वो चुनाव आयोग देता है। कौन देता है जी, चुनाव आयोग देता है। याद रख लीजिएगा, क्या याद रखिएगा जी, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा। यानी 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आपको याद था तो बोलो फटाक से ऑप्शन डी, और यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट टू करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज आपको बता देते हैं, पहले 15 नंबर क्लियर क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 को,
15 नवंबर 2000 को या फिर 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड राज्य का जो है गठन कब हुआ था बता दीजिए थोड़ा फटाक से, आप लोग बता दीजिए 15 का करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको जो है, ठीक है, पहले बता दीजिए भाई 15 का आंसर। तो आपको जो है ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे ना थोड़ा सा भी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, और शेयर करके एग्जाम टाइम तक कम से कम आपको जो है लाइव में 100 स्टूडेंट को पुराना है। अभी तो 20 चला जा चुका है क्योंकि कल 20 तो गया था, और आज देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट हाईएस्ट जाते हैं। बट प्रोग्रेस में अच्छे रैंक लाओ और 100 स्टूडेंट जरूर पूरा हो। तो आप याद रख लीजिए 15 का करेक्ट आंसर भाई 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी 15 का सी हो जाएगा। 15 का सी बोलो एक बार, बोलो 15 का सी। तो आप कहिएगा जी सर 15 का सी हो जाएगा, और 15 का सी मैं याद करूंगा और एग्जाम में भी जाकर के लिख दूंगा। भाई जी देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है 21 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा या फिर 20 भाषा। अब भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को विशेष दर्जा प्राप्त है, कितने भाषाएं शामिल है, 21, 22 या फिर 18 या फिर 20? जल्दी से बता दीजिए भाई 16 का करेक्ट आंसर। तो आप लोग ये बताइएगा कि सर 16 का भी हो जाएगा, 16 का भी हो जाएगा, क्योंकि जो करेक्ट आंसर होता है ना वही आप लोग जवाब देते हो। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, 22 भाषा क्या हो जाएगा जी, 22 भाषा हो जाएगा। याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में जो है 22 भाषाओं को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो दूदू, ठीक है, दूदू याद रखिएगा, दूदू। अरे भाई काहे नहीं याद रहेगा जी, काहे नहीं याद रहेगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, ठीक है, संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या फिर एकात्मक और संघीय? बताइए भारत में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, थोड़ा हम भी बताते हैं, देखते हैं कितने सारे बच्चे लोग इसका जवाब देते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे लोग ABCD बहुत सारे वो लोग बोलेंगे, बट ये तुम याद कर लो भाई कि भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो वह जो है एक संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, एक संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। और ये भी आपके एग्जाम के 2020 2021 का क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना भाई, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितने नंबर पे मिलेगा सर ये भी बता दो, जाकर के 2021 के प्रथम पाली के 17 नंबर क्वेश्चन जाके देख लेना, सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से उठा करके मैं लाया हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, अगला यहाँ पर है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, यानी भारत में पहला जो नगर निगम है कहाँ पर बना, बताओ। पटना में बना, मद्रास चेन्नई में बना, नागपुर में बना या फिर बम्बई या फिर मुंबई में? तो जवाब दीजिएगा क्या आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दीजिए भाई कि सबसे पहले भारत में नगर निगम कहाँ लागू हुआ। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे कि सर इसका करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा, बहुत सारे बोलेंगे नागपुर हो जाएगा, बहुत सारे बम्बई बोलेगा, लेकिन एक जो होगा ना, जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट होगा वो बताएगा चेन्नई मद्रास। कहाँ पे जी, चेन्नई मद्रास। और नहीं बताएगा तो क्या बताएगा, तो क्या बताएगा कि सर बी हो जाएगा। चेन्नई मद्रास नहीं बताएगा तो बी बताएगा। ऑनेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए, ठीक है ना, ऑनेस्ट स्टूडेंट बनो जी, बनो बनो, आप लोग भी बनिएगा। पहले जवाब दीजिए कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष? मेरे को ऐसा भी मन कर रहा है कि इसका मैं आंसर ना बताऊं, बट आज इसका आंसर बताऊंगा। पहले आपका आंसर देखूंगा, चलो जवाब दो। कितने सारे बच्चे लोग जवाब देते हैं 19 का करेक्ट आंसर, देखते हैं कितने सारे बच्चे लोग देते हैं। तो फटाफट भाई दो, फटाफट दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत सारे बच्चों ने बता दिया कि सर यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो मैं क्यों बोलूंगा भाई ऑप्शन बी, मैं भी बोलूंगा जी सर आपने जो आंसर बताया ना वो बिल्कुल करेक्ट है जी सर। क्या हो जाएगा भाई, यानी कि 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रटना नहीं है भाई, दिमाग में अपलोड करना है, वहां जाकर के क्या कर देना है भाई, पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे कट करो, वहां जाकर के पेस्ट कर दो। अगला भाई क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को या फिर प्रेस को? जवाब दो भाई कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है।
लोकतंत्र का प्राण। अब बताइए जी आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आप यही जवाब दीजिएगा कि सर 20 का ये हो जाएगा, 20 का ये हो जाएगा, 20 का ये हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा जी 20 का मैं क्या बोलूंगा? तुम बताओ कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण? पता है जी? पता है? नहीं है तो मत पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। आप याद करेंगे जरूर, जब आप याद करेंगे तब आपको याद रहेगा कि ये सर बिल्कुल आपने सही बताया। अगला क्वेश्चन बता दीजिए सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार या फिर जूट या फिर गेहूं या फिर धान? क्या जवाब दीजिएगा 21 का करेक्ट आंसर? तो आप ये बताइएगा सबसे पहले कि सर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा था 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि गेहूं जो होता है ना, गेहूं जो होता है रबी फसल होता है। बाद बाकी ये सब क्या है? धान क्या होता है जी? धान क्या होता है? खरीफ फसल होता है। तो फसल कई प्रकार का होता है? तीन। एगो रबी फसल, आ एगो कौन होता है? खरीफ फसल, आ एगो जायद जिसको खेते में उपजा करके वहीं से वहीं बेच दिया जाता है, जिससे ऊख हो गया, खैनी हो गया, ये सब चीज मतलब कि घर में यूज नहीं किया। घर में अगर बात करें तो यूज सारा का नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई गरीब किसान अगर 5 कट्ठा गेहूं बोता है तो गेहूं का पूरा यूज कर लेता है, अपना बेचता नहीं है। समझो ध्यान से, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर या फिर मुंबई? ये क्वेश्चन का जवाब तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पहले कमेंट करके बताइए कि कहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप ये बताइएगा कि सर यहाँ पे हाजीपुर हो जाएगा, क्योंकि मैं ये पढ़ा था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। तो आप क्या याद कीजिएगा सर? तो आप ये याद कीजिएगा कि सर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं बोलूंगा सही है, आप ये रट लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लिख दिया 2026, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, और जा करके आपको छाप देना है। छापने में तो कोई टाइम तो नहीं लगेगा जी? नहीं लगेगा। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, गंगा नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को या फिर सोन नदी को? इसके लिए मैंने आपको समय दिया, जवाब दीजिए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऑप्शन ए बोल दो, ऑप्शन सी बोल दो, ऑप्शन डी बोल दो। ऐसा मैं कहूंगा तो आप नहीं मानिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन को छोड़ करके आप जरूर कहिएगा कि सर 23 का ऑप्शन भी हो जाएगा। मैं बोलूंगा जी सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा जी? 23 का भी हो जाएगा। 23 का भी बोलो एक बार, 23 का भी, 23 का भी। आप बोल दिए ना 23 का भी जी? चलिए बोल दिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में खनिज में कोडामा है ना किससे संबंधित है? कोडार्मा किससे संबंधित है? बॉक्साइट से या फिर अभ्रक से या फिर लौह अयस्क के या फिर तांबा से? कोडार्मा, कोडार्मा किससे संबंधित है? ये भाई क्वेश्चन रटो लो, रट लो। 24 नंबर क्वेश्चन आप अपने दिमाग में छाप लो कि जो कोडार्मा है वो किससे मतलब संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है पहले कमेंट में बता दीजिए। तो आप लोग ये जवाब दीजिएगा कि सर कोडार्मा जो है ना अभ्रक से संबंधित है, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा। तो कितने सारे बच्चों ने ऑप्शन भी बताया? कितने सारे बच्चों ने ऑप्शन भी बताया? चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं बताया तो अभी बोलो, अभी बोलो ऑप्शन भी, अभी बोलो। ऑप्शन भी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। कोडार्मा जो है ना एक अभ्रक से क्या है भाई? संबंध दर्शाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन जो है कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग? बताओ कौन जो है कृषि पर जो है आधारित नहीं है? अगर कृषि नहीं रहेगा तो भी इसमें से कौन सा उद्योग चल जाएगा? बताओ, चीनी उद्योग या फिर कागज या फिर वस्त्र या फिर सीमेंट? आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कमेंट करेंगे जी? क्या कमेंट करेंगे? डी बोलिएगा क्या जी? डी बोलिएगा कि नहीं ये बताइए आप? डी बोलिएगा कि नहीं? आप कहिएगा जी सर सीमेंट उद्योग, क्योंकि सीमेंट बनाने में कृषि का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। कृषि उसमें क्या करेगा? वस्त्र में क्या होता है जी? वस्त्र में क्या होता है? ऊन ऊन बनता है, ऊन बनाने में क्या होता है? रेशम उसम का लगता है, तो उसमें वही कृषि आ जाएगा। कागज में भी कृषि आ जाएगा, चीनी में भी ऊख रहता है, कृषि आ जाएगा। सब चीज समझ रहे हो, लेकिन सीमेंट उद्योग में कृषि का कोई काम नहीं होता है। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि लौह अयस्क है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर मानवकृत संसाधन? तो लौह अयस्क क्या होता है जी? लौह अयस्क आप बता सकते हो? ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, जवाब दीजिए क्या है? लौह अयस्क जो है ना एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है जी? एक अनवीकरणीय संसाधन है लौह अयस्क। याद रखिएगा। याद रहेगा जी? सर मेरे को याद रहेगा,
क्यों याद रहेगा? क्योंकि मैं अभी पढ़ लिया कि 26 का करेक्ट आंसर लौह अयस्क की अगर बात करें तो वो जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। 26 का भी हो जाएगा। जी सर करेक्ट है क्या? तो 26 का भी हो जाएगा। जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको इसमें ताकने से मिल जाएगा। 27 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या जवाब दीजिएगा भाई? बोल दो तो एक बार आप बोल दो। आप बता दीजिएगा कि सर सी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो होता है ना खनिज तेल के साथ पाया जाता है, और मैंने ऑप्शन सी बताया। तो 27 का भाई सी ही बोलना, अदरवाइज कुछ नहीं बोलना है। 27 का सी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ठीक है, एशिया मतलब पूछते हो एक एशिया में, हमारे एशिया महादेश में कितने देश है? आप कहिएगा सर 48 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 47-48 है। आप देखिएगा ध्यान से, तो एशिया का सबसे जो परमाणु शक्ति केंद्र है ना, वो कौन है? तो 28 का क्या बताइएगा आप लोग? तारापुर बताइएगा, कलमपक्कम, नरौरा, या फिर क्या आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 28 का क्वेश्चन आंसर याद करके जाओ, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या होगा ये तुम कमेंट में बताओ, और तुम्हारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसीलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाएगा ना, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। याद कैसे होगा? इस क्वेश्चन को आप कॉपी कलम पे लिख करके रख लो, और लिख करके मुझे सुना देना कि एशिया महादेश का सबसे जो शक्ति केंद्र है वो कौन है। ये भाई याद कर लेना, ठीक है। मेरे को एक काम तुमको तो जरूर दूंगा, और सबसे पहले एक बात सुन लो, आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा। 75 के बाद वाला 3 क्वेश्चन, 76, 77 और 78, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ, और उसके बाद एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दूंगा, वो 81 पर आएगा। और क्या आएगा भाई समझ ले जा, पहले समझ लेना। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, या फिर टाटा और लौह इस्पात उद्योग, या फिर बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या फिर रेमंड उद्योग। तो 29 का क्या जवाब दीजिएगा जी? 29 का क्या बताइएगा? तो आप याद कर लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जवाब दीजिए कि उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से है ना संबंधित है, तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसे हर हाल में जो है आपको रट लेना है। अगला क्वेश्चन भाई देखिएगा, कहा जा रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, या फिर उड़ीसा में? अच्छा एक चीज आपको मैं बताया था कि पश्चिम बंगाल में कथी है? सुंदरवन है ना, सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। याद है कि नहीं जी? आपको याद होगा। तो बताओ भाई यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो 30 का क्या जवाब आएगा आप लोगों का? आप लोगों का ये रहेगा कि सर फल्टा भी है पश्चिम बंगाल में। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो भी बंगाल में है। याद रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर में है, नालंदा में है, पटना में है, या फिर गया में है? अब बताओ बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, आबादी सबसे ज्यादा है? क्या बताइएगा भाई? 31 का। फटाफट एक बार बोल दो 31 का करेक्ट आंसर। तो आप कहिएगा सर मेरे को याद है 31 का करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना जो है सबसे घनी आबादी वाला एक जिला है। सबसे ज्यादा लोग बिहार के सबसे जिला में से सबसे ज्यादा पटना में रहते हैं ना। यानी कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला है भाई। याद रख लो भाई, याद रख लो। अगला क्वेश्चन है भाई कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, या फिर वाशिंगटन? ये क्वेश्चन तो अगर हम MVVI भी लगा देंगे वो भी इसके लिए कम है। एक्सेलेंट VVI है, यानी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद कर लो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? 32 का क्या जवाब आप लोग देंगे?
क्या जवाब देंगे? तो आप लोग ये बोलिएगा कि सर जेनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जेनेवा हो जाएगा। यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। आपको 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद होना चाहिए। आप याद कर भी लेंगे क्योंकि 32 का ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। महासागर के तली में जब कंपन होगा तो इसमें से क्या चीज आएगा? क्या जवाब दीजिएगा आप लोग एक बार बोल दीजिए। तो सबसे पहली चीज, महासागर में क्या रहता है? सागर में पानी। पानी के जब तली में देखिएगा, उसके जब महासागर के तली में अगर कंपन होगा ना तो सुनामी आएगा। क्या आएगा जी? सुनामी आएगा। आपको क्या याद करना है? ऑप्शन सी याद कर लेना है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र है या फिर विज्ञान क्षेत्र है या फिर शिक्षा क्षेत्र है या फिर सेवा क्षेत्र है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताओ इसमें कौन तीसरा क्षेत्र है? बता सकते हो जी? तो आप बता सकते हो 34 का। चलिए देखते हैं कितने सारे लोग अच्छे से कमेंट करके बताते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी कौन बताते हैं? तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं क्योंकि सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र को दूसरा बोला जाता है और कृषि क्षेत्र को पहला क्षेत्र बोला जाता है। आपको ये तो पता होगा और नहीं होगा तो जी पता कर लो जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या फिर दूरदर्शन के लिए। 35 का क्या जवाब दीजिएगा भाई? बता दो 35 का करेक्ट आंसर। अब कितना बुलवाओगे जी? अब तो बता दो 35 का करेक्ट आंसर। चलो फटाफट 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 बता दो। ऑप्शन सी 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 बोलो। ऑप्शन सी बोलो 35 का, कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। भाई साहब आपको क्या याद कर लेना है? ऑप्शन सी याद कर लेना है क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सुदूर संवेदी उपग्रह के लिए संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मानव जनित आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, आतंकवाद है या फिर सुनामी है। जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो मानव खुद से करता है उसे मानव आपदा कहते हैं। जैसे अब कहीं बम फोड़ दिया तो मानव मानव आपदा हो गया। आतंकवादी कहीं कर दिया, आतंकवादी घेर लिया चार गोरा, कहेगा पैसा दो ना तो काट देंगे, गला काट देंगे। तो ये सब चीज क्या हो जाएगा भाई? आतंकवाद बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आतंकवाद हो जाएगा। ये मानव जनित आपदा है। क्या है जी? मानव जनित आपदा है। लेकिन मानव सुनामी लाएगा? नहीं। भूकंप मानव लाएगा? नहीं। बाढ़ मानव लाएगा? नहीं जी, नहीं लाएगा। तो ये सब प्रकृति हो गया और ये आतंकवाद हो जाएगा ना, वो आपका मानव जनित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये लाइन रट के जाओ। 37 का करेक्ट आंसर रट के जाओ। एग्जाम में छपेगा तो छपेगा, ये मैं बोल रहा हूं ना, ये क्लियर तरीका से सुन लो। तो 37 का जवाब दो। क्या जवाब दीजिएगा भाई? 37 का जवाब दीजिएगा क्या? आप कहिएगा सर 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 को, यानी 15 तारीख तीसरा महीना 1950 को। याद रखिएगा 37 का ये हो जाएगा। भाई जी अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को या फिर दिल्ली को या फिर पटना को या फिर बेंगलोर को? चलिए जवाब दीजिए। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा आपको? मैं क्या बोलूंगा कि तुम भारत का यानी कि वित्तीय राजधानी मुंबई याद करो। और सर आप भी तो वही बोले ना, तो मैं भी वही बोला और वही बोलूंगा क्योंकि वही करेक्ट आंसर होगा। जो करेक्ट होगा वही ना बताऊंगा। अब गलती बता दूं आपको? नहीं बताऊंगा ना जी। तो याद रख लीजिएगा 38 का ए, 38 का ए याद रख लीजिएगा। अगला भाई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, जवाब दीजिए। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए 39 का करेक्ट आंसर। आप कहिएगा सर ए और बी दोनों से। अब सबसे बड़ी चीज समझिएगा,
आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपसे ये कह दे क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों, चाहे बी और सी दोनों, इनमें से सभी, तो आप आंख बंद करके वहीं पे टिक कर देना, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन में जब रहता है तभी बोला जाता है ए और बी दोनों। समझ रहे हो? तो 39 का क्या याद कीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जी, जवाब दीजिएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? 1968 में, 1986 में, 1984 में, या फिर 1976 ईस्वी में? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1986 ईस्वी में, यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो था 1986 में हुआ था। 40 का क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। 40 का बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ठीक है, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या फिर उदारीकरण, इसमें कौन जो है नई आर्थिक नीति का जो है ना अंग नहीं है? तो 41 का क्या जवाब दीजिएगा? थोड़ा एक बार बोल दीजिए भाई 41 का। 41 का आप बोल दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आप कहिएगा सर राष्ट्रीयकरण। क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीयकरण। और एक चीज समझिएगा भाई ध्यान से, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? तो कोई भी देश, यानी वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश जो है विश्व के अनेक देशों से क्या करता है? व्यापार करने का तरीका जानता है, सोचता है, व्यापार करता है, या फिर किसी भी दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करता है। ये सब वैश्वीकरण का काम है। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बारी बारी से हम चेक करेंगे। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो भारत में पैसा कौन छापता है? वित्तीय विभाग ना, वाणिज्य बैंक ना, इनमें से कोई नहीं ना। तो क्या बचा भाई? ऑप्शन सी बचा। और आपने क्या बताया? ऑप्शन सी। अरे अगर एक बार हम कमेंट की तरफ देखेंगे तो कमेंट में खाली सी 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 नजर आ रहा है, सी सी नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ठीक है, कोलंबर, या फिर नैप, या फिर सेलिगमैन, या फिर होल्ट्स विदर्स? ये भाई 2021 में पूछा गया था। एक बार और आपको बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी बात है, तब तो आप क्वेश्चन को याद कीजिएगा, नहीं बताऊंगा तो कैसे याद कीजिएगा? तो 43 का क्या करेक्ट आंसर बताइएगा? जवाब दीजिए। आप लोग थोड़ा बता दीजिए तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बी भी बोल रहे, सी भी बोल रहे, डी भी बोल रहे, बट याद कर लो हार्ट्सले विदर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट्सले विदर्स। और ये नाम ऐसा है जो आप कभी भी सुने नहीं होंगे, ठीक है? तो इसीलिए नहीं सुने होंगे क्योंकि ये जान नहीं होंगे किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। तो हार्ट्सले विदर्स ने कहा था ना, हार्ट्सले विदर्स। अगला क्वेश्चन बनता है भाई जी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, या फिर मिश्रित है? ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसा है? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलिएगा सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं कंफर्म करूं क्या भाई जी? मैं कंफर्म करूं 44 का क्या हो जाएगा जी? 44 का क्या हो जाएगा? तो मिश्रित हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। 44 का मिश्रित हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने 44 का डी बताया। 45 का करेक्ट आंसर बताइएगा भाई। 45 का बताइएगा कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से सभी? 45 का क्या करेक्ट आंसर होगा? जवाब दीजिए आप भाई। यहाँ पे इनमें से सभी देख के नहीं मारना, क्योंकि अधिकांश विकासशील देशों में देखिएगा ना तो अधिकांश लोग जो होते हैं कृषि होते हैं, ठीक है, कृषि होते हैं। और भारत एक विकासशील देशों में से एक है। याद कर लीजिए 45 का ये हो जाएगा, इतना याद कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है?
फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला या फिर इनमें से सभी। 46 का क्या बताइएगा आप लोग एक बार बता दीजिए। 46 का तो बता दो भाई, 46 का करेक्ट आंसर। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है तो यहाँ पे फॉरवर्ड मोटर भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, यानी इनमें से सभी आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इनमें से सभी याद करने की जरूरत है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, याद रख लीजिए भाई जी अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग है या फिर कागज उद्योग है या फिर खिलौना उद्योग है या फिर विद्युत उपकरण उद्योग है। तो कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, जवाब दीजिएगा। 47 का क्या बताइएगा जी, एक बार देख लेते हैं सब लोग 47 का क्या बता रहे हैं। अच्छा यार 47 का सी हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं आप लोगों का करेक्ट आंसर होता है कि नहीं होता है। तो भाई सबने जो है ना करेक्ट आंसर बताया, जो कि बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पर सी ही करेक्ट हो जाएगा, यानी छोटे पैमाने का अगर कहा जाए तो आप याद कर लीजिएगा छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना का उद्योग है। ये भी 2021 में पूछा था, याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई जी, पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर गुवाहाटी। जवाब दीजिएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। अब बताओ कहाँ पर स्थित हुआ था सबसे पहले भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो सबसे पहले आप लोग जवाब दे दीजिए। तो आप जवाब दीजिएगा ABCD कुछ भी, बट मैं आपको बताऊंगा याद कर लो, ऑप्शन सी याद कर लो। क्या याद करना है भाई साहब, ऑप्शन सी याद करना है। 48 का सी करेक्ट होना चाहिए, तो होना चाहिए। याद है तभी भी ठीक है, ना याद है तो भाई याद कर लो, ना याद है तो याद कर लो। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर उत्पाद कुशलता या फिर अधिकतम लाभ या फिर कल्याण, लोक कल्याण। जवाब दीजिएगा भाई। 49 का क्या बताइएगा आप लोग एक बार बोलो। तो आप ये बताइएगा कि सर समाजवादी में क्या समाज के बारे में सोचा जाएगा, यानी लोग के बारे में सोचा जाएगा, यानी कि लोक कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई जी, लोक कल्याण हो जाएगा। याद रखिएगा 49 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी याद कर लेना है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि आपने तो बताया हमने याद नहीं किया, बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भाई रट लो, क्योंकि रट लेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये एग्जाम में आपका छपने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिए, कहीं आपका जवाब करेक्ट भी हो जाएगा। तो सब लोग जवाब दे रहे हैं, सब लोग क्या जवाब दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं भाई भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे कौन थे कौन थे। तो चलिए देखते हैं कितने सारे आदमी ABCD क्या बोल रहे हैं। तो आप में से ये करेक्ट आंसर आया निकल करके कि सर भारतीय जो थे ना, भारत योजना के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लो। भारतीय है ना, भारतीय योजना के जो थे आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो कौन शुरुआत किया था बताइए, किस व्यक्ति का नाम नरेगा से स्टार्ट है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि नरेगा से कौन प्रचलित है, जैसे कोई डांस से प्रचलित होता है, म्यूजिक से प्रचलित होता है, समझ रहे हो। तो अलग अलग टाइप से जैसे प्रचलित होता है, उसी में जो है नरेगा कार्यक्रम के नाम से कौन प्रचलित है। आप लोग जवाब दीजिएगा काजी, थोड़ा देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं आपका जवाब क्या आता है। तो आपका जवाब क्या आ रहा है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। अरे यार आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन ABCD भाई, तो नरेगा कार्यक्रम से भाई महात्मा गांधी को जाना जाता है, ये याद कर लो। क्या याद कीजिएगा भाई, 51 का डी याद कर लीजिएगा। करेगा कि नहीं ये बताओ, करेगा डी की नहीं, तो आप कहिएगा जी सर मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि नरेगा का जो कार्यक्रम है वो किसके नाम के साथ जुड़ा है, महात्मा गांधी के नाम के साथ। अगला क्वेश्चन भाई बनता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी भारत में बिहार हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा या फिर गोवा हो जाएगा, किसमें प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा का मतलब किस राज्य का इनकम ज्यादा है, जनसंख्या कम है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा भाई, 52 का करेक्ट बताइए। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है सर गोवा।
गोवा, ठीक है, गोवा हो जाएगा। और गोवा क्या है भाई, सबसे छोटका है ना, छोटका है, भुटंगड़ा है, और गोवा हो जाएगा क्योंकि गोवा का प्रति व्यक्ति है सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो इनकम है वो ज्यादा है और जनसंख्या कम है। जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहाँ का प्रति व्यक्ति है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या है और प्रति व्यक्ति है, आय अगर कम है, आय कम है तो प्रति व्यक्ति अगर निकालना होगा तो टोटल इनकम में हम क्या करते हैं, जनसंख्या से भाग देते हैं। समझ जाओ, जनसंख्या ज्यादा होगा तो भाई क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। 53 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, अल्पकाल, दीर्घकाल, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, भारतीय की मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का मतलब लेन देन होता है, बताओ। तो क्या समय ला, ज्यादा समय ला, बहुत समय ला, बताओ क्या जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या जवाब दीजिएगा। चलिए देख रहे हैं सब लोग क्या बोला जा रहा है, अल्पकाल, अल्पकाल, अल्पकाल। अरे भाई याद कर लो अल्पकाल, ए भी देख करके भाई ये मत बोलो, ए भी देख करके दीर्घकाल मत बोल देना। अब तुरंत से हम 5 लाख रुपया ले लेंगे और कहेंगे तुमको देंगे 20 साल बाद, समझ रहे हो भाई, 20 साल बाद देंगे तो आप दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो दीर्घकाल का मतलब बहुत बड़ा काल। और ये भी देख करके सिमट्रिक कर देना भाई। 53 का ये बोलो, 54 का क्या बोलिएगा कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर नागरिक सेवाएं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना, ठीक है, आधारभूत संरचना यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई। रट लो, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 54 का क्या बोलिएगा जी, ऑप्शन ए बोलिएगा, क्योंकि ए इज द करेक्ट आंसर। 54 का याद कर लीजिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जी। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है, एसआई मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताइएगा 55 का करेक्ट आंसर। मैं जब क्लास 10th में था ना तो इस क्वेश्चन को बहुत बार रटा था और आपका कमेंट देख रहे हैं, आप इसमें से किस चीज को आप फॉलो करते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप क्या जवाब दीजिएगा। चलो भाई देख लेता हूँ क्या बोलते हो भाई जी, क्या बोलते हो, बी होगा जी, नहीं भाई नहीं होगा, सी हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। सी कितने आदमी बोले, आप लोग जो बोले एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए कि मैं सर सी बोला था। कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता देखना है तो एक मार्क, और सोना चांदी की शुद्धता देखना है तो हॉल मार्क। सोना चांदी लेकर के आता है, सोनार तो नहीं पूछता है तुम कि हॉल मार्क का है, तो आप वो बोलता है हाँ जी है तो लेते हो, नहीं कहता है नहीं लेते हो। तो सोना उना का कहेगा तो यहाँ पे हॉल मार्क, और पदार्थ का कोई कहेगा, खाद्य पदार्थ का कहेगा तो आप समझ जाइएगा एक मार्क, ठीक है, एक मार्क। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बिहार की किस नदी में मतलब कि उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है ना। बिहार की किस नदी की जो उत्पत्ति है, बिहार का कौन ऐसा नदी है जवन अमरकंटक से हुई है, ठीक है, अमरकंटक से। क्या जवाब दीजिएगा भाई। 56 का तो तुम तो जवाब दे दोगे, क्या जवाब दोगे भाई, बता सकते हो। अरे बिल्कुल बताएगा, क्योंकि जो हमसे पढ़ेगा वो नहीं बताएगा। ऑप्शन सी एक बार बोलो तो जल्दी जल्दी, ऑप्शन सी बोलो, जल्दी ऑप्शन सी बोल दो। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी तरह से धमाल मचाइएगा ना तो आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में भी धमाल मचाने का एक मौका मिलेगा, और वो मौका जरूर पूरा कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, ठीक है, स्थानीय शासन प्रशासन, या फिर स्वयंसेवी संगठन, या फिर गांव और मोहल्ले के लोग, या फिर इनमें से सभी। क्या जवाब दीजिएगा। आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वो क्या हो सकता है, बताओ। 57 का करेक्ट आंसर, देखता हूं कौन करेक्ट बताता है। अरे आपदा प्रबंधन का मतलब होता है आपदा से बताओ बचाव के लिए कौन काम करेगा। अरे स्थानीय प्रशासन, वहाँ का पुलिस प्रशासन करेगा, स्वयंसेवी संगठन हम खुद से भी कर सकते हैं, गांव मोहल्ले के लोग भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे है आपदा का जो प्रबंधन है ना, बाढ़ से उड़ से बचने के लिए खुद तो खुद भी कर सकते हैं, पुलिस भी आके करेगा, रक्षा करेगा। उसके बाद गांव का लोग, मोहल्ला का लोग आपस में मिलजुल कर भी क्या कर सकते हैं, अपना स्वयं सेवी कर संगठन बना सकते हैं, मिलजुल कर अपना काम कर सकते हैं। यहाँ भाई बाढ़ आने वाला है, इस चीज का काम कर लीजिए, ठीक है। मकान में आग लगने की उपस्थिति में क्या करना चाहिए जी हो, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां को बंद कर देना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या करेगा। अगर किसी के घर में मकान में आग लगेगा तो क्या करना चाहिए,
सबसे फर्स्ट लाइन क्या करना चाहिए, ए बाबा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बोला का, हाँ जी ए बोला, ए बोला, ए बोला, ए हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। और वो आएगा, छुक 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 कर आएगा, ठीक है ना, यहाँ से आएगा और यहाँ से आने के बाद एकदम निकालेगा अपना पेट्रोल टंकी में से पानी, मारेगा फुहारा एक के बढ़िया से यहाँ तक आ जाएगा, मकान और मकान में मार देगा, एक बार में खत्म कर देगा आपको। समझ रहे हो ना जी, समझ रहे हो? अरे भाई बिल्कुल समझेगा, काहे नहीं समझेगा। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है, बाढ़ में या फिर सुखाड़ में या फिर भूकंप में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो भाई आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब इतना देर देखते हो मेरे वीडियो को तो एक चीज सीख लो। सबसे पहली चीज, आपदा चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। आपदा चैप्टर आपका है ना, आपदा मतलब समझ लो एक चैप्टर के जैसा है, यानी ये सब्जेक्ट आ जाता है ना, आपदा एक सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, बट ये समझो एक चैप्टर के जैसा छोटा सा, एकदम छोटा सा नन्ही सा है। इसे क्लियर कर लेगा तो आपका एग्जाम में जो है ना 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, ये जानना है आपदा कैसे आता है, बाढ़ क्या होता है, सुनामी क्या आता है, कैसे आता है, ये सारी चीज पढ़ना रहता है। अरे भाई रट लाएगा, रट लेगा, रट लेगा, एक बार तुम हमको याद दिला देना ना, सारा आपका हिस्ट्री जियोग्राफी खोल दूंगा आपदा का। तो 59 का क्या आपने बताया, क्या आपने बताया 59 का, तो आपने बताया कि सर यहाँ पे भूकंप हो जाएगा। भूकंप नापना रहता है नू, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। किसका भाई, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। तब हम बदले ना कि अरे भाई फलनावा दिन का धरती हिलेगा, चाहे धरती हिला था, ये सब चीज समझ रहे हो ना जी, समझ रहे हो। आज मेरा हालत खराब है बोलते बोलते, बट ये चीज याद रखना, जितना आज बोल रहा हूँ ना इतना का निगार तुमको लेना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके, ठीक है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या फिर ईसा मसीह? कौन कहा था कि जो मुद्रण है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन, एक तोहफा है? कौन कहा था जी, बता सकते हो जी, कौन कहा था? तो ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये जो बात है वो कौन कहा था? आप बोल रहे हो मार्टिन लूथर, तो हम भी बोलेंगे जी सर मार्टिन लूथर हो जाएगा, क्योंकि मार्टिन लूथर बोला था कि मुद्रण जो है ना, मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई एक महानतम तोहफा है। इसमें तोहफा छूट गया है, चाहे देन है, बात वही है। समझो, समझा करो ध्यान से। अगला क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछेगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है, गया है, भागलपुर है या फिर दरभंगा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर किसे मानते हो जी, किसे मानते हो आप लोग? आप लोग किसे मानते हो? पटना को मानते हो कि नहीं? अब क्षेत्रफल या जनसंख्या मत बोलो भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा बड़ा नगर, जान रहे हो ना। एरिया यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा कि कौन जिला सबसे बड़का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन जिला सबसे बड़का है जनसंख्या की दृष्टि, ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है, पटना। और पटना नाम सुन करके ही पता चलता है अरे भाई बिहार है भाई, और बिहार का एक ब्रांड है पटना। पटना जो है ना बिहार को प्रसिद्ध करता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? राजगीर से, बोधगया से, वैशाली से या फिर सारनाथ से? क्या जवाब दोगे भाई, जवाब दे सकते हो जी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? अरे यार सोचता हूँ, सोच करके बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तब तक मैं सोचूंगा जब तक तुम बता दोगे। अरे तुम्हारे इन सब जानते आंसर तुम्हारा देख करके बोल देंगे। बोध गया जी, आपका ऑप्शन आया बोध गया। चलो भाई बोध गया हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था, आपने बता दिया, मैं बोल दिया ऑप्शन भी। ऑप्शन भी याद कर लो भाई, याद कर लो भी, ऑप्शन भी याद कर लो। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल? क्या कहा जा रहा है कि भाई एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 63 का मैं बोल दूंगा आपको, 63 का बोल दूंगा भाई। सबसे महान देश कौन है? सबसे महान देश कौन है? सबसे श्रेष्ठ देश कौन है? तो यहाँ पे क्या आएगा भाई जी, भारत आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा जी सर, भारत हो जाएगा। तो भारत याद कर लीजिए ना जी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं याद करो, भारत याद कर लो। अंतिम की ओर आ रहे हैं, बस टेंशन न लो भाई, जल्दी से खत्म हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890 या फिर 1920? तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना है कब हुई थी, ये भाई याद कर लेना।
ये मैं बोलता हूँ रट लो, जिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रहता है उसे जरूर बोलता हूँ रट लो। तो यहाँ पे भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना है ना भाई, याद कर लो भाई जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई 64 का, 64 की हो जाएगा 1854 ईस्वी। मैं तो बताने जा रहा था 1890, बट आपने बता दिया सर 64 का भी हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा जी सर बिल्कुल 64 का भी हो जाएगा। मैं तो याद किया था 1890, बट 1890 नहीं होगा जी, 1854 हो जाएगा। याद रहेगा जी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? बताओ भाई जी कि डेक्कन है ना, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी कहाँ चलती है? भाई कमेंट में बताओगे क्या जी? इंतजार करूँ आपके कमेंट का। जी सर बिल्कुल इंतजार कीजिए, मैं बता दूंगा महाराष्ट्र में, बता दूंगा महाराष्ट्र में। बताओ जल्दी से सी करो भाई, कमेंट करो। अगर लाइव के बाद देख रहे हो ना तो अभी भी तुम जाके सी टिक करो, सी टिक करो। 65 का सी बता दो जी, 65 का सी बता दो। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे भाई अगला क्वेश्चन ये न पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण या फिर उत्तर रेलवे क्षेत्र? अब एक चीज बताओ, अभी मैं तुमको बोला ना कि यहाँ पे भारत का पूर्व मध्य रेलवे कौन है? मध्य रेलवे बोला था तो हाजीपुर आया था ना, अभी याद पड़ रहा है जी। यहाँ पे कहा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? क्या जवाब दोगे जी, क्या जवाब दोगे? अरे जल्दी जवाब दे दो। तो याद रखना यार, नहीं दिया जवाब, यहाँ पे उत्तर रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उत्तर रेलवे हो जाएगा। 66 का डी याद कर लो भाई, कर लो, तभी तो आगे बढ़ोगे। कर लो याद। अरे भाई अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव? क्या जवाब देगा 67 का जी? क्या जवाब देगा? बोलो जल्दी बोलो यार, चीनी उद्योग बोल दो, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। आपका कमेंट सी आ रहा है का? उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग यहाँ पे आ जाएगा। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सीमेंट, चीनी उद्योग हो जाएगा। अरे सीमेंट सीमेंट बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? सीमेंट जाओ ना यहाँ से। यहाँ अगला क्वेश्चन, अब मात्र 10 क्वेश्चन है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश को के सहयोग से खोला गया था? यानी बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर अमेरिका? क्या जवाब देगा 38 का, 68 का? चलिए देखते हैं कितने सारे बच्चे बताते हैं 68 का करेक्ट आंसर। अरे सब बोल दो एक बार ऑप्शन सी भाई, अरे बोलो तो सही ऑप्शन सी, एक बार बोल करके देखो ऑप्शन सी। नहीं बोलोगे जी? नहीं बोलेगा? अरे बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। ठीक है, रूस, रूस के सपोर्ट से जो है ना बोकारो इस्पात संयंत्र जो है चालू किया गया था, बोकारो संयंत्र, इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है जी, आज तो मैं हैरान हो गया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है या फिर गोवा है? तो पहले तो लौह का छोड़ो, पहले यहाँ पे समझ लेना, कोयला अगर आ जाएगा ना, कोयला, कोयला अगर आ जाएगा तो झारखंड याद रखना, और लौह आ जाएगा, लौह अयस्क आ जाएगा तो क्या होगा आप बताओ? 69 का क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा भाई? तो याद कर लो भाई, उड़ीसा हो जाएगा। लौह अगर बोलेगा ना जी तो उड़ीसा, और कोयला बोलेगा तो झारखंड, क्योंकि झारखंड में बहुत कोयला होता है। उड़ीसा हो जाएगा जी। 69 का क्या आपने बताया जी? 69 का आपने बताया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 70 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो है कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं? 70 का जवाब मैं बता दूं जी, 70 का जवाब मैं बता दूं क्या? तो याद कर लो जी, आपका कमेंट नहीं देखूंगा। ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है भाई जी, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 70 का ए याद कर लेना, 70 का ये याद करके जाओ भाई। अब मैं क्या बताऊं आपको, ये जो क्वेश्चन दिया हूं ना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था मेटरनिक था। इसके लिए समय देना चाहिए था मुझको, मुझको समय देना चाहिए था। अरे मान लो तुम्हारे पास समय है, मान लो मैंने आंसर नहीं बताया, जवाब दे दो तो भाई जी। 71 का क्या हो जाएगा?
71 का क्या हो जाएगा भाई? अरे यार बता दो, 71 का सी बोल दो ना जी, कितना बार बुलवाओगे तुम सब, 71 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गौरिबाल्डी था, लेनिन था या फिर बिस्मार्क था? देखिए इटली का जिस प्रकार से मेजनी था ना, उसी प्रकार से जर्मनी का बिस्मार्क था। क्या हो जाएगा जी? बिस्मार्क हो जाएगा। 72 का डी बोलो अभी, बोलो डी अभी बोलो। चलिए डी बोल दिया। अगला अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा जी, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बताओ कौन घटना के विरोध में गांधी जी केसर युद्ध हिंद की जो है उपाधि जो है त्याग दी थी? आप में से बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कीजिएगा कि सर ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर इनका टेम्परेचर 160 डिग्री हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बहुत खिसियाए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला तो क्या लिया था वो, कौन लिया था वो, कौन था? छोटा सा बच्चा जो बच्चा था और जाकर के एकदम जनरल डायर को एकदम सीना में मार दिया 2 गोली। ये आप लोग बता दीजिए एक बार, चलिए बता दीजिएगा। अरे भाई बता देगा, तुम सब क्यों नहीं बताएगा? उद्धम सिंह आ गया। अरे भाई उद्धम सिंह उद्धम सिंह उद्धम सिंह। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दिल्ली, चंपारण, दांडी या फिर इनमें से कोई नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन बुझता है जी, बुझता है, बुझता है। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से चले थे ना ये अपना एक 78 गो सहयोगी के साथ महात्मा गांधी पीछे पीछे लाठी ले लेके, तो ये दांडी यात्रा हो जाएगा। अरे भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से क्लियर कर लो भाई कि विश्व सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में सबसे पहले पैसा कहाँ से आया था? यही क्वेश्चन है। 75 का जवाब दो यार, जवाब दो, दिमाग खराब मत करो, जल्दी 75 का जवाब दो। क्या जवाब देगा भाई? जवाब दो तो सही। अरे चीन बोलो ना भाई, चीन बोलो। चीन 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 हो जाएगा भाई, चीन हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, पैसा की शुरुआत चीन से किया गया था। अरे भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दो जी कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल? क्या बोला था आपको याद है? 76, 77, 78 दूंगा, 3 गो आएगा वहां का, 4 गो, टोटल 5 गो दूंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा। तो बताओ 76 का करेक्ट आंसर। ये आपको बताना है, आपको कमेंट में बताना है ना, लाइव चैट में नहीं बताओ, ये कमेंट में बताओ, कमेंट में जाकर के बताओ इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 77 है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया था? अभी इसका करेक्ट आंसर भी आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। और इसका करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट में बताना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ललटेन या फिर तीर या फिर बंगला या फिर साइकिल? लोक जनशक्ति का जो चुनाव का जो पार्टी चिन्ह था वो क्या था? आप लोग जरूर बताइएगा। और एक और क्वेश्चन आपसे ये है, 79 नंबर क्वेश्चन ये आपसे बनता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जा करके कमेंट में लिखो, तब आपके कमेंट को पढ़ूंगा और बताऊंगा कि चलो मुझे भी जो है ना, मुझे भी मतलब कि मेरे से भी पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ कल, और इसी के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।